अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू दी मिड डे शो। 1 बजे तक क्या क्या हुआ और क्या होने जा रहा है उस सब की अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं, यानी कि मैं आपके साथ मौजूद हूं लबीबा तैमूर और मेरा साथ देंगे नन अदर देन राना इसार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारी हस्ब मामूल दुआ है कि अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए सैरो बरकत का बाइस बने। तो जनाब, आज एक नया दिन है, नई अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं और जो कुछ हो चुका है उसके बारे में आपसे बात करेंगे और जो कुछ आने वाले इस दिन में होगा उसके हवाले से भी तबसर और तज्ज़िया आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे और धरने की जो दरख्वास्त दी थी वो वापस ले ली है। तो जनाब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर कर ली है। ये सबसे अहम वाक़या हुआ है और इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला ही है, जो कि एडवोकेट फैसल चौधरी ने 15 दिन की मोहलत मांग ली है। इसके ऊपर भी हम जिक्र करते चलेंगे। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदर आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक इजलास होने जा रहा है। आम इंतखाबात कब होंगे, क्या होगा और क्या बाज़गश्त है, उसके हवाले से भी हम बात करते चलेंगे। और कमिश्नर को आम इंतखाबात से मुतल्लिक कब तक की तैयारियों पर ब्रीफिंग दे दी चुकी है। नाज़रीन, लाहौर कम्प्लेक्स और वकला सहूलत मरकज़ की तामीर में ताख़ीर आखिर क्यों होने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA को इस मुतालिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस उमर फारूक ने CDA के मुतालिका अफसरान को इस हवाले से तलब भी किया है। सर, मैंने अब के चंक का जो हवाला ना सारा वो दे दिया है और हम बात स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू। देखें, वो दरख्वास्त जो वापस लिए ना, उसकी वजह यह है कि अब इन्होंने इस्लामाबाद में तो जलसा करना नहीं है, जिन्होंने फैज़ाबाद में जलसा करना है, तो वहाँ पे इर्रेलेवेंट था, वहाँ से इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। अब इन्होंने फैज़ाबाद के लिए दरख्वास्त दी है कि हम वहाँ पे धरना देंगे, तो डेफिनेटली उसका इंतज़ामिया आजकल में फ़ैसला कर देगी। लेकिन जो इनका प्लान है वो यही है कि पहले ये पिंडी में जाके ज़रा अपना शो बड़ा बनाएंगे, इधर उधर से काफले जो KPK से आएंगे, पंजाब से, सिंध से, लोगों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके एक बड़ी मोब को बना के फिर फैज़ाबाद जो है ये बैठेंगे और वहाँ पे धरना देंगे। लेकिन मेरी छठी जो है वो बार बार ये कह रही है कि जिस तरह जितनी तेज़ी से अब हालात बदल रहे हैं और जितनी तेज़ी से मामलात हल हो रहे हैं या हल होने की तरफ जा रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी नौबत ना आए। और इमरान खान ने जो पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप किया था ना, उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए, चाहे माने कोई ना माने, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ने उसको काफ़ी वो दिया। लेकिन दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब कल जो इतलात थी वो इटली चले गए अपने बच्चों के साथ सैर करने, यूरोप का दौरा करने गए। 5 ममालिक का मेरा ख्याल है वो दौरा करेंगे। तो सर ये वेकेशंस हैं? हाँ, व्हाटएवर वोकेशन है, ये पॉलिटिकल एक मूवमेंट है कि वो उस प्रेशर से भी बात करे चले जा रहे थे ना कि पॉलिटिकल प्रेशर से लेकर वो चले गए हैं या ये मैं बता रहा हूँ कि वो जो सूरत हाल है ना, उसमें अभी तक चाहे हमारे जो वजीर दिफा हैं वो कहें कि जी अब जुम्मे तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जुम्मे तक क्लियर होने के दरमियान बहुत कुछ हो जाएगा। तो और राना सनाउल्लाह साहब का जो ये एक बयान है ना कि वज़ीर आज़म जब नोटिफाई करेंगे तो उसके लिए सदर की इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं, बड़ा एक मानी खेज है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को कहीं ना कहीं ये बात इनमें मौजूद है कि सदर जो है, सदर मुमलिका जो है, वो इस मसले के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट पैदा कर सकते हैं या अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह को ये कहने की ज़रूरत पेश आई। लेकिन जो वज़ीर दिफा हैं वो तो कैटेगोरिकली इस बात को कह रहे हैं कि जी जुम्मे तक, जुम्मे का मतलब ये कि आज मंगल है, बुध जुमेरात 2 दिन रह गए, 2 दिन के अंदर अंदर जुम्मे को वो कहते हैं कि जी कि वो आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस हवाले से हुकूमत और जो मुक़्तदर इदारे हैं वो एक पेज पे हैं। अभी जब कोई बंदा ये कहता है ना कि हम एक पेज पे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। ठीक है ना। तो बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी है, इमरान खान के टीम जो है वो इनके साथ बैठी हुई है और इलेक्शन डेट का भी पे बात हो रही है। अभी आपने कहा ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या नाम है आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इजलास तलब कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन के हवाले से मामला जो हैं वो चल रहे हैं।
अच्छा सर, हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है, PMLN से हैं एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का, आपने हमने ज्वाइन किया इस टाइम पर। ओवर टू यू राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भी इसार राना को करे राना कर कर लंबे हाथ, तो मैंने कहा आपको वेलकम करूं। राना साहब, कल जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा कि जी जुम्मे तक आर्मी चीफ का नाम का ऐलान हो जाएगा। वज़ीर आज़म को समरी भी मिल गई है, लेकिन उन्होंने एक बात की कि जो हुकूमत है और मुक्तदर इदारे एक पेज पे से, ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये कहने की, इसकी वजाहत देने की क्यों ज़रूरत पेश आई राना साहब? देखें, क्योंकि जो कियासराइयाँ ऑपोजिशन कर रही थी इमरान खान के, पता नहीं कोई अंदर से फूट पड़ गई है, कोई इत्तेफाक नहीं है किसी नाम पे, तो जब आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं तो फिर ऑब्वियसली मीडिया वाले भी सवाल पूछते हैं कि भाई क्या मामलात हैं। तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि कोई ऐसा मामला नहीं है। देखें, ये एक आईनी अमल है और इसका जो हक है वो वज़ीर आज़म को है, जो इस वक्त की हुकूमत है उसको है। इसमें क्यों कोई प्रॉब्लम आएगा, इसमें क्यों कोई इशू बनेगा? वज़ीर आज़म का राइट है कि जब करंट आर्मी चीफ रिटायर हो तो फिर आप नए आर्मी चीफ की सिलेक्शन कर लें, और जो लोगों की जो लिस्ट आती है उसमें से एक आदमी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और एक चीफ ऑफ जॉइंट फोर्सेस जो है वो मुंतखब हो जाए। देखिए, इसमें इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि आप एक आदमी को एक्सटेंशन दे दें और फिर जो है जो करंट बाजवा साहब हैं उनको एक्सटेंशन दे दें, और फिर जब इलेक्शंस हों, इलेक्शंस के बाद जो है अगली हुकूमत जो है वो सिलेक्ट करे। तो वो तो उनका जो डिमांड थी वो रद्द हो गई। ठीक है राना साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि इमरान खान की ख्वाहिश थी कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए जो मौजूदा हैं, तो ये जो अचानक असासे वसासों के मामलात सामने आए, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी और आप लोगों ने शायद इसका इनकार भी किया, तरदीद भी की, और सागडार साहब ने तलब भी कर लिया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जो उसकी टाइमिंग है वो बड़ी मैटर कर रही है, कि बड़ी टाइमिंग के ऊपर नूरानी साहब ने वो डॉक्यूमेंट सामने लेके आए। डॉक्यूमेंट जाहिर है आप लोगों की तरफ से ही प्रोवाइड किए गए होंगे। देखें, अब जो दार साहब हैं वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठते हैं, FBI में तो सारे जो FBI के मुलाजिम हैं या जो उधर सर्व करते हैं वो लोग बैठते हैं। तो आपके अंडर ही है ना, FBI भी तो आपके ही अंडर है ना, हुकूमत के अंडर है, कोई बाहर तो नहीं है। अंडर तो हुकूमत के है, लेकिन वहाँ हजारों लोग काम करते हैं। अब ये किसने क्या किया, किसने लीक किया, इसकी तो जब तक तहकीक नहीं होगी तब तक इस पे कमेंट नहीं कोई किया जा सकता। इतना हसास डॉक्यूमेंट और मामला जो है, आप ये कह रहे हैं कि हजारों लोग हैं, हजारों लोगों की दस्तरस है, उनमें से कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो फिर जो गवर्नेंस है वो कहाँ पे है, और जो ऊपर एक रिट होती है वो कहाँ पे है? इसी चीज की तहकीक होगी कि ये लीक क्यों हुआ। और देखें, एक्सेस तो बहुत लोगों के पास होती है इंफॉर्मेशन को, जो ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसके जो यूजर्स होते हैं जिनको वो पासवर्ड वगैरह अलॉटेड होता है, तो वो लोगों की इनकम स्टेटमेंट्स और वेल्थ स्टेटमेंट्स को एक्सेस आई एम श्योर कर सकते हैं। तो इसी चीज की तहकीक होगी कि ये लीक क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए किया गया। तो जो भी जिस आदमी ने भी लीक की है उसको उसकी तह तक पहुंचा जाएगा। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि क्या हुकूमत और PTI के दरमियान कहीं खामोश राब्ते हैं, और सदर मुमलिकत क्या उसके जामिन हैं, या वो इस ऑफिस बने हुए हैं इस टाइम, कोई राब्तों का कोई ऐसी अच्छी खबर भी कोई सुना दें, कोई टकराव के अलावा? जो हमारे वजीर खजाना हैं सागदार साहब, वो सदर आरिफ अलवी से मिले और उन्होंने उनको मईशत पे ब्रीफिंग दी। और देखिए, हम तो आज भी ओपन एंडेड हैं कि ये लोग आएँ ऑपोजिशन में, अपना असेंबलियों में आके ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, और फिर इनसे हर किस्म की बातचीत की जा सकती है। अगर इलेक्शंस की डेट जल्दी करनी है वो मिल बैठ के फैसला किया जा सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो प्रोटेस्ट के जरिए या कुछ लोगों को जमा करके आप समझते हैं कि हुकूमत अपने घुटने टेक देगी और आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक जो है वो मुल्क को चलाएंगे। ऐसे नहीं होगा। आप असेंबलियों में आएँ, आपसे हम बातचीत भी करेंगे, आपके हम जो मुतालबे हैं वो भी मानेंगे, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स और फिर उससे सियासी मफाद लेना, उस चीज़ की हम जो है वो इजाज़त नहीं देंगे, वो गुंजाइश नहीं देंगे। बातचीत है
बातचीत तो रोज टॉक शोज में भी होती है, वैसे भी होती है, सदर भी मिले, सदर से भी मुलाकात हुई, तो जी यही बिल्कुल। उनको कहा है कि आप असेंबलियों जी में जी आए, जी असेंबलियों में आके ऑपोजिशन का रोल अदा करें, और वहां हम आपकी डिमांड्स भी तब फिर मानी भी जा सकती हैं, डिमांड्स ठीक, कोई ऐसी बिल्कुल बात भी नहीं है। बिल्कुल अच्छा ठीक। राना साहब, आपको लगता है कि ये जो डिमांड मानी जाएगी और जिस तरह राना साहब कह रहे हैं कि ये सही एक तरीका है एक देखिए, इस तरह से? राना साहब भी सुन रहे हैं, इमरान खान के जो कहा जा रहा है, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि लोग इकट्ठे करके आप ले आएँ तो यूँ हो जाए। अनफॉर्चुनेटली माजी के अंदर यही सब कुछ जो है अपोजिशन करती रही जब ये अपोजिशन में थे। महंगाई मार्च किया और उसमें पीडीएम की तमाम जमातें जो थी ट्रक के ऊपर बैठी हुई थी, और बिलावल भुट्टो ने अलहदा मार्च किया, तहरीक लब्बैक वालों ने अलहदा धरना दिया। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि कोई एक धरना, चाहे वो तहरीक लब्बैक दे, पीपल्स पार्टी दे या पीटीआई दे, मुल्क की मईशत को उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। आप जब धरना देते हैं, आप जब सड़क ब्लॉक कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि छोड़ दें बहुत ऊपर की सतह को ना लबीबा, जो एक शहर को जाम कर देते हैं, exactly, जो वहाँ पे दिहाड़ीदार हैं, जो स्कूल बंद हो जाते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर पता नहीं कौन कौन नहीं सफर ठीक है। करता। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए, रादर देन क्या कहते हैं टकराव के। राना साहब, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा कि जी जो तसादुम से तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ जो है आपके वजीर दिफा कहते हैं कि इमरान खान से दो हाथ कर लेंगे। एक तरफ धमकियां, केड़ा चक्कर है सर? किते एक पासे कहते हो मुज़ाकरात हो जाए, एक पासे कहते हो देख लांगे तब निबड़ लांगे। देखें, जब आप डेली बेसिस पे हुकूमत को धमकाएंगे, आप कहेंगे कि हम जो है ये करने लगे हैं, हमें आप गाली गलोच करेंगे, कीचड़ फेंकेंगे, तो फिर उसका जो है वो सियासी बयान तो आना होता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत चुप करके बैठे। लेकिन अगर वो बातचीत के रास्ते में आएंगे तो बातचीत कर ली जाएगी। अगर देखें, अभी तो वो एग्रेसिव हुए हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में आएंगे और हम जो है वो इसका यानी कि हावी होके अपनी डिमांड्स पूरी करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली फिर उसका जवाब भी उसी तरह का आएगा। लेकिन हम समझते हैं कि रास्ते हैं, और भी रास्ते हैं, आराम से आके जब बातचीत करेंगे तो रास्ता निकल आएगा। अच्छा सर, ये पूरी कौम एक हिजान का शिकार है और एक स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है, और ये एक किसी ड्रामेटिक फिल्म की तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, अब ये कि जी जुम्मे को ओपनिंग होगी। दूसरी तरफ मियाँ साहब जो हैं वो सैर करने चले गए 5 ममालिक की, तो ना छेड़े दिक्कत बादे बाहरी राह ले अपनी, तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। देखें, पहले तकलीफ ये थी कि मियाँ साहब से मशवरा क्यों किया। अब मियाँ साहब छुट्टी चले गए तो उस पर तकलीफ है। तो मियाँ साहब को तो वैसे ही वो कौन सा कोई ऑफिशियल ओहदे पे बैठे हुए हैं, उन्होंने फैसला नहीं करना। उनसे जो मुशावरत होनी थी, नहीं होनी थी, वो हो गया, वो अमल खत्म हो गया। एक्चुअली राना साहब कहना चाह रहे हैं जियो और जीने दो। जी 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 एग्जैक्टली। तो अब तो ये शहबाज शरीफ के, द बॉल इज इन शहबाज शरीफ साहब कोर्ट, जो वजीर आजम है इस वक्त के। तो वो मियाँ साहब जो हैं वो इतने अरसे बाद उनकी फैमिली जो है, उन्होंने कोई रिलैक्सिंग टाइम जो है वो गुजारने के लिए वो गए। तो मेरे ख्याल से वो भी डिजर्व करते हैं कि वो थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजार लें। बिल्कुल बिल्कुल राना साहब, वो ही डिजर्व करते हैं, और ये जो 22 करोड़ लोग हैं वो ही यही डिजर्व करते हैं जो इनके साथ हो रहा है ना, ये डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। एक पॉइंट जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, देखें, ये बदकिस्मती है कि आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर पूरी मुल्क की सियासत, पूरी मुल्क की डिबेट उस तरफ पहुंच गई है, लेकिन इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। ये वक्त गुजर जाएगा, आर्मी चीफ नया आ जाएगा, और कोई ऐसा वो जो है, कोई मुल्क जो है जिन हालात में, उससे वो बाहर निकल के सारा बेहतर नहीं हो जाएगा। ये एक तकर्री है जो होनी चाहिए है, इसको सियासी डिबेट नहीं बनना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब वक्त है जी, फवाद चौधरी साहब ने कल बयान दिया है कि तस्लीम हैदर के बयान के बाद नवाज शरीफ का बरतानिया छोड़ना खासा मानी खेज है। कोई है मानी खेज? कोई आपस में सीक्वेंस मिलता है, या छुट्टियां पहले से प्लान थी? और जाहिर है ये को मैं तो जा नहीं रहा कि जनाब बैग उठाऊंगा और टिकट लूंगा चला जाऊंगा। जब इस लेवल पे काफिला जाता है तो बुकिंग्स होती हैं, मामलात होते हैं। क्या ये टाइमिंग कोई आपस में गड़बड़ हो गई? देखिए,
इनका देखें, अगर तो नवाज शरीफ साहब लंदन वापस आ गए तो कहानी खत्म हो जाएगी और वो वापस आ जाएंगे चंद दिनों के बाद। तो ये देखें, मसला ये है पीटीआई का कि वो हर चीज पे प्रोपोगेंडा करके अपना जो उनका क्लब है, जो कल्ट है, उसको वो एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए भी अगर वो सियासी फायदा ले सकते हैं तो प्रोपोगेंडा करके, तो वो लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इससे बढ़ के वो जो तस्नीम साहब हैं उसको तो किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, ना हमारी जमात में किसी ने लिया, ना हमारे किसी स्पोक्स पर्सन ने उसको सीरियसली लिया। खैर पुलिस में भी उसका जो है उसके खिलाफ जो दरखास्त है वो दे दी गई है। मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती है कि जो प्रोपोगेंडे का लेवल है वो इतना लो हो गया है कि अब कुछ भी चलता है कि आप एक दूसरे को एक दिन के लिए भी गंदा दिखाएं तो वो उसको दिखाने के लिए आप कह रहे हैं कि तस्नीम हैदर को सीरियस नहीं लिया, फिर क्या वजह है कि आपकी क़यादत को वजाहतें करनी पड़ गई और वज़ीर इत्तलात को भी वजाहत करनी पड़ी और बाकी लीडरशिप को भी वजाहत करनी पड़ी, लंदन से भी वजाहत आई? अगर आपने सीरियस नहीं लिया तो इतनी वजाहतें क्यों हुई सर? देखिए, इसका भी प्रोपोगेंडा जवाब है। जब आपका इतना सख्त प्रोपोगेंडा दूसरी साइड करेगी तो आपको जवाब देना पड़ता है, लेकिन ये एक सीरियस मामला नहीं है। अगर देखें, हमने तो पेश कर दिया ना अपने आप को जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो फुल कोर्ट बनाए और फुल कोर्ट बना के दूध का दूध पानी का पानी कर दे। अगर उनको उनके पास कोई हकायक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आके वो हकायक दें, वो हमारे खिलाफ FIR कटवाएं, लंदन में कटवाएं, वहां अपनी लीगल कार्रवाई करें। हम तो बैठे हुए हैं, हम इसको यानी कि उस एक एलिगेशन को उन्होंने इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई, तो फिर अब कुछ उसके ऊपर कार्रवाई कर ले। लंदन में तो मेरे ख्याल से बड़े जी एक सवाल करूंगा, फिर मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं। तो मैं राना साहब ये बताइएगा कि ये तस्नीम हैदर हो, फैसल वावडा हो, या वो घड़ी वाला हो, क्या नाम है उनका, जिन्होंने घड़ी का मैंने खरीदी इमरान खान से, मुझे नाम, मेरी ज़रा नामों की याददाश्त ख़राब है, ये लोग अचानक कैसे उभर आते हैं और बड़ी टाइमिंग से आते हैं, बड़े एहतमाम से आते हैं? ये लोग कैसे इस सारी गेम के अंदर बड़ी टाइमिंग से एंट्री लेते हैं? ये गेम क्या है? देखिए, गेम ये है कि कभी कभार लोग जो हैं वो थक जाते हैं झूठ और फरेब के अंदर, और उनका जो मीर जो है वो जाग जाता है। जिस तरह मोहसिन बेग साहब थे, पहले वो इमरान खान के साथ थे, फिर अब वो जो है वो हकायक बताते हैं कि क्या है। तो पहले अच्छे थे वो पीटीआई के लिए, अब वो बुरे बन गए। फैसल वाडा जो थे वो इनके बगल बच्चे थे, पीटीआई के फेवरेट थे इनके, इमरान खान के। तो आज जब उन्होंने जो है वो हकायक बताए तो वो उनके खिलाफ हो गए। इसी तरह जो ईसीपी के सरबराह हैं वो भी इनके फेवरेट थे लगाने से पहले और उनकी तारीफें करते रहे। जब उन्होंने मेरिट पे फैसले करना शुरू किए तो उनके खिलाफ हो गए। इसी तरह जो है वो ये पूरी एक फहरिस्त है लोगों की। अकबर एस बाबर उसके अंदर हैं और लोग उसके अंदर हैं। ये जो अभी ये रोखड़ी साहब थे, उनको कहा जी वो तो हमारा पार्टी से कोई तल्लक ही नहीं है। बाद में पार्टी से उनको निकालने का लेटर भी जारी कर दिया कि हम आपको पार्टी से बर्खास्त कर रहे हैं, आपकी एक्सपेल कर रहे हैं मेंबरशिप। तो कहने का मतलब ये कि ये सब लोग, बाकी वो जो घड़ी वाला मामला है वो तो मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट ने निकाला, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पास। तो ये भी तो जर्नलिस्ट ने निकाले, ये भी जर्नलिस्ट ही तो लेके आए, ये इन्होंने भी मीडिया को फेस किया, उसको तो बड़े एहतमाम से आप टीवी पे लेके आए। मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा था आपसे। कहते हैं, देखिए वेलकम कहते हैं, ये जो चीजें हैं ना, ये वक्त का टाइम, कौन सी चीज जो है वो सुरखरू हो जाती है और कौन सी चीज जो है वो गायब हो जाती है, ये वक्त बता देता है ना। तो तस्नीम साहब जिन्होंने इल्जाम दिया वो 2-4 दिन या हफ्ते बाद या 15 दिन बाद अगर वो गायब हो गए तो आपको पता चल जाएगा ये बोगस स्टोरी है। और वो जो दुबई वाला जो आदमी है, अगर वो कायम दायम रहा तो तब भी पता चल जाएगा, अगर वो गायब हो गया तो तब भी पता चल जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रोपोगेंडा आप चंद लम्हों के लिए कर सकते हैं, चंद दिनों के लिए कर सकते हैं, चंद महीनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन सालों तक प्रोपोगेंडा नहीं चलता। हकायक अवाम के सामने एट द एंड आ जाते हैं। तो ये जो करीबी मफाद लेना या थोड़ी देर के लिए मफाद लेना, इससे मैं समझता हूं कि लॉन्ग टर्म सियासत पे कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। राना साहब की ना एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक जो बात की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल अपना पॉइंट ठीक नहीं, उन्होंने एक बड़ी बारीक बात की कि हमारी सियासी जमातें जो है ना
वो एक दिन के अंदर एक बयानिया बना के कहती हैं आज इसको लेट डाउन कर दिया, अगले दिन कुछ और कर देंगे। ये जो दानों, जैसे गरीब बच्चों के जिस समय गर्मी में दाने निकलते हैं ना, ये जैसे वाउडा, वो फारूक और तस्नीम और ये सारे, ये वो लोग हैं जिनको टाइमिंग के साथ तो निकाला जाता है, और निकालने के बाद एक दिन 2 दिन की माइलेज लेके सामने वाले को जरा जलील करके रगड़ा लगा के कहते हैं हमने अपना मीडिया का पेट भर दिया। फसली बटेरे जी, बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने अपना टाइम लिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों की बात हो रही थी पॉलिटिकल जेनरिक, हम लोग बात कर रहे थे कि क्या सिनेरियो चल रहा है, और आप लोगों को बताते चलूँ कि वजारत दिफा को आर्मी चीफ की तकर्री के मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का ख़त मौसूल हो गया है। 2-3 रोज़ में तमाम मरहले मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब है, और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का नेवल और एयर हेड क्वार्टर्स का अलविदाई दौरा है। बहुत से दौरे वो कर रहे हैं, उसमें ये भी है। हम पॉलिटिकल सिनेरियो से बात करते करते इनको भी टच करते हुए जाएंगे। ओवर टू यू। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई की रहनुमा है शांताना गुलजार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साथ हमें पीपीपी के जुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं जो कि बिलावल भुट्टो के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत दोनों का वेलकम ऑन द मिड डे शो। कैसे हैं आप दोनों? आवाज़ मेरे ख्याल है शांताना की हमें नहीं आ रही। शांताना मैम, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अली, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक। वेलकम टू आवर शो। ओवर टू यू राना साहब, आप कंटिन्यू। शांताना, ये बताइएगा कि पीटीआई जितनी तेज़ी से अपनी स्ट्रेटजीज बदल रही है और तासुर आप लोग ये दे रहे हैं कि आपकी कहीं बातचीत भी चल रही है, कितनी सच्चाई है? कहीं बातचीत चल रही है आपकी? शुक्रिया जी। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की, जब आप एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर पे कातिलाना हमला करेंगे, जो जर्नलिस्ट हमें 3.5 साल अरशद शरीफ साहब की बात करी हूँ, शहीद अल्लाह उनको बख्शे, वो हर टीवी शो में हमें ही डांटते थे। मैं उनके साथ कितनी शोज़ पे थी, कितनी दफ़ा डांट पड़ी। तो अगर उस जैसे आदमी को कत्ल करवा सकते पाकिस्तान में, तो ये तो शुक्र करें कि इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पे पीटीआई ने आग नहीं लगा दी। हम सिर्फ स्ट्रैटेजी ही बदल रहे हैं। और क्योंकि जब आपको कातिलों से, गुंडों से और डाकुओं से वास्ता पड़ जाए तो फिर आपके पास कोई रास्ता रहता भी नहीं है। हमने खान को जिंदा रखना है, हमने पाकिस्तान को जिंदा रखना है। रही बातचीत की, देखें, खान साहब ने कभी भी किसी के साथ भी बात से मना नहीं किया, लेकिन ये जो ए प्रायोरी शर्त रखती जाती है कि पहले ये मानो तो हम बात करेंगे, पहले ये मानो, खान साहब ने कोई किसी की नहीं माननी। उन्होंने स्ट्रेट स्ट्रेट बात कर दी है, मुल्क डूब रहा है, आप सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, 7 महीने से हुकूमत आई है, तबाही फेर दी है, इन्फ्लेशन इतनी कभी पाकिस्तान में नहीं थी, आप इलेक्शन अनाउंस करें, हम हर बात को तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए शाना, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो इतलात मुझ तक हैं वो ये हैं कि आपके जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत के अलावा ऊपर भी मुक़्तदर लोगों कुव्वतों से जारी है, जहाँ असल आप बात कर रहे हैं। तो ये जो दो रुखी है आपकी जमात की, कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी ये लोग हैं बुराई की जड़ और इन्होंने हमारे रिजीम चेंज में यूँ किया, दूसरी तरफ आप उन्हीं के साथ मामला तय कर रहे होते हैं। तो जो आपके जमहूरी नारे हैं और दावे हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, पीटीआई पश्तूनों की ना पार्टी है और ना खान साहब पख्तून है, ठीक है, लेकिन हमारी पख्तूनों की एक ट्रेडिशन है, हमारे घर दुश्मन भी आता है ना तो हम उसको पनाह देते हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा आपकी आड़ में कोई आ जाए वो इज्जत के काबिल है। हम नाज़िम जोखियों वाला सिस्टम नहीं है कि घर आके उसको बुला के उसको टुकड़े कर दो, ये हमारा सिस्टम नहीं है। अब जरा आते हैं आपने जो बात की, अगर आप याद है 3-4 महीने पहले मजाक उड़ाया जाता खान साहब का कि कैसा सियासतदान है, लोग तो दुश्मनों के साथ बात करते हैं, बाकी सियासतदानों के साथ बात नहीं करता। ये कहा जा रहा था कि खान साहब ने किसी ने का व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया है। तो देखिए, खान साहब तो मैंने देखा है कि कहीं पे भी उनको लोग छूट नहीं देते। अगर वो चोरों को, डाकुओं को ब्लॉक करते हैं तो शिकायत होती है कि जिसको सियासत नहीं आती। जब उनके साथ, और बाय द वे, आज तक खान साहब ने किसी को रीच आउट नहीं किया। अगर रीच आउट हुआ है तो खान साहब को ही हुआ है, ये याद रखिएगा। और खान साहब के सारे वर्कर्स इस वक्त बहुत क्लियर हैं कि हमें, आप उसको हकीकी आज़ादी कहें, आप उसको असली आज़ादी कहें, गुलामी से आज़ादी कहें, जो भी कहें आपको, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें मेरे टैक्स के पैसे से मरीम नवाज जूते नहीं खरीदेगी, जिससे फलाने का बेटा दोपहर 2 बजे उठ के अपनी मर्सिडीज में घूमेगा। ये वाला पाकिस्तान किसी को। ठीक है मैम, ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और 22 करोड़ लोग भी यही चाहते हैं। अब मैं आपसे सवाल करके फिर मैं अली बदर साहब की तरफ जाऊंगा।
तो व्हाट अबाउट द पीपल जो आपके इर्द गिर्द हैं, और आपने जनूबी पंजाब का एक वो खड़ा किया और उसके अंदर जिन लोगों को लिया, अब वो कोई अमेरिका सैर कर रहा है, कोई यूरोप की सैर कर रहा है, तो आपके तो अपने बगल के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके नैरेटिव के दुश्मन है, खिलाफ हैं, तो दो अमली क्यों है? अगर मरियम साहिबा कोई बैग कौम के पैसों का खरीदती हैं, तो ये जो जनूबी पंजाबियन है जिनको आप आगे लेके आए और आज वो उनके ऊपर बेशुमार इल्जामात हैं और आपने कभी उनकी तहकीकात नहीं कराई, तो आप सिर्फ मरियम के खिलाफ ही हैं। ये जो लोग यहाँ आपके साथ बैठ के सब कुछ कर रहे हैं वो नजर नहीं आते आपको? लाइन ड्रॉप हो गई है। इसका मतलब हम सवाल भी जरा सख्त है ना, लाइन ने बर्दाश्त नहीं किया हाँ, उस पर। लाइन ने बर्दाश्त नहीं किया। जुल्फार अली बदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मेरा ख्याल है कोई थोड़ा सा उसका मतलब देखो नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, आपने भी शानदाना से नहीं क्वेश्चन किया था ना? हाँ जी, वो लेकिन वो कुछ थोड़ा सा लाइन का मसला अच्छा, दोनों तरफ। ओके। अच्छा देखिए, हो हमारी सियासी जमातों का अलमिया क्या है? हमारी सियासी जमातों, इमरान खान साहब नारा लगाते हैं करप्शन के खिलाफ, बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उनका ये बयानिया तो उसमें तो हमेशा से हर कोई सपोर्ट करता है। लेकिन उनके जो अपने इर्द गिर्द लोग हैं, उन्होंने कभी उनका जायजा लिया? कभी उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं, मैं कहता हूँ जी, आपने अलीम खान साहब और उनको क्या कहते हैं कुछ लोगों को किया, लेकिन तब किया जब आपको उनकी जरूरत नहीं रही, ठीक है, जब तक क्या अचानक आपको चीजों का पता चलता है? आप भूल जाते हैं ना जब आप पॉइंट आउट करते हैं, उंगली पॉइंट आउट करते हैं, बाकी उंगली आपकी तरफ भी तो रही बदर साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आ रही है। अच्छा बदर साहब, ये बताइएगा कि अब वजीर दिफा ने कहा है कि जुम्मे तक नाम सामने आ जाएगा और समरी तैयार हो गई है, पीपल्स पार्टी की मुकम्मल कॉन्सेंट है इसमें और गुफ्तो शनीद से ये मामला हुआ है सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, ये जो आपका सवाल है बड़ा पर्टिनेंट है। वजीर दिफा ने इसको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया और प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के साथ एक कंसेंसस बिल्ड करके ये फैसला किया है। जो भी फैसला आएगा उसके अंदर तमाम ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के तमाम अलायंस है उन सबको ऑन बोर्ड साथ लिया हुआ, सारे वन पेज पे। ठीक है बदर, ये बताइएगा, बदर कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपके वालिद की जो कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी के लिए वो सुनहरी हरूफ से लिखने वाली है और मैं तो खुद उसका विटनेस हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये बताइएगा बदर साहब, आपने कहा कि ये सबकी मुशावरत से हुआ, बिल्कुल अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो साहब को किस बात का खौफ है जो वो सदर साहब को धमकियां दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यूं हो जाएगा, यूं, वो खौफ क्या है उन्हें? देखिए, बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी और सीधी बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक आईनी प्रोसेस है, प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट ने उसकी एडवाइस को ऑनर करना है। और उन्होंने कहा इन केस अगर प्रेसिडेंट कोई रुकावट डालता है या कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम करेगा तो प्रेसिडेंट को उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। इसके अंदर तो थ्रेट है ही नहीं, धमकी है ही नहीं। सीधी बात की है कि भाई अगर कोई गलत काम करोगे, आप समझ और गैर कानूनी। अली बदर साहब, आप समझते हैं कि अगर आपकी मर्जी का काम ना हो तो वो गैर आईनी होगा और सदर मुमलिकत के लेवल के ऊपर जाके आपको जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो गैर आईनी काम करेंगे और सिर्फ आईनी काम वजीर आजम और आप लोग करेंगे? अगर आप थोड़ी सी तारीख का मुताला करें, माजी करीब की बात है, ये खान साहब की जब गवर्नमेंट जा रही थी, जाने से पहले डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सारे गैर आईनी काम कर रहे थे। आप किधर देखे ना, इन लोगों की हिस्ट्री उठा के देखे, गैर आईनी गैर कानूनी करने वाले लोग हैं। ठीक है शानदाना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अभी जुल्फकार अली बदर साहब ने तो बहुत बड़ा इंकिशाफ कर दिया कि ये तमाम गवर्नर, वज़राए आला, वजीर आजम और सदर सब गैर आईनी काम कर रहे थे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है जमहूरियत के लिए। ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है लिख के, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, आप कोर्ट कर रहे हैं, बहाल कर दी। आप कोर्ट कर रहे हैं एंडोर्स करते हुए। जी शानदाना, मुझे ये बताइए जी कि पीपल्स पार्टी के पहले चेयरमैन कौन थे? डेफिनेटली जुल्फकार अली भुट्टो।
दूसरा कौन था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। तीसरा कौन है? अली बदर, आप बताइए। पार्टी के दूसरी चेयरपर्सन जो थी वो नुसरत भुट्टो साहिबा थी। नुसरत भुट्टो साहिबा के बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा बनी और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। आप खुद सोचें कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में कोई इंसान दूसरा नहीं को मिलता पीपल्स पार्टी के। कुछ जमहूरियत के स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं पीपल्स पार्टी के, कोई सिर्फ भुट्टो खानदान से फिल इन द ब्लैंक हो सकता है। तो माजरत के साथ बाकी मुल्कों में इसको बादशाहत कहते हैं, इसको हम यहाँ जमहूरियत कहते हैं। तो यहाँ तो आपकी जमहूरियत की मौत हो गई। चंदना, आप समझती है कि इमरान खान के अलावा भी किसी को चेयरमैन आप बना लेंगे पीटीआई का? देखिए, खान साहब सारी उम्र जिंदा नहीं रहेंगे और अभी भी इलेक्शन हुआ था, आगे भी इलेक्शन होगा, लेकिन खान साहब का मुझे कोई भाई, कोई बेटा, कोई भतीजा, कोई भांजा दिखा दे जो किसी मिनिस्ट्री में या किसी पोजीशन पे फायज हो, तो आपका आर्ग्यूमेंट खत्म। अब इशू क्या है? पाकिस्तान में ना डेमोक्रेसी थी, ना आएगी और ना कोई आने देगा। अच्छा। ये खान साहब को जो 4 गोलियां मारी गई हैं, ये अवाम के सीने में मारी गई हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग जमहूरियत के ख्वाब मत देखो। 20-25 खानदान हमें बलोचिस्तान ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठेकेदारी कर, ठीक है। मैं सुन ले कि वो ठेकेदारी करें। ये पाकिस्तान ठेकेदारों को आपने दिया हुआ है, पटवारियों को, ठीक है, ठेकेदारों ठीक है। को। मेरी सुन लीजिए, जो मैं सवाल कर रहा था जुल्फकार अली बदर साहब से भी कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने कहा कि सदर ने अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हो सकता है सदर की हमें जरूरत ही ना पड़े और वजीर आजम की जो वो हो, क्या कहते हैं, समरी और वो नोटिफिकेशन वही काम आ जाए। तो सदर को माइनस कर दिया, इस सिस्टम से कर दिया जाए। देखिए, राना सनाउल्लाह की सीवी का कच्चा चिट्ठा खोला था आबिद शेर अली के वालिद ने कि ये काफिर है, इसके डेरे में से 18 से 25 लोग मारे या मनशियात। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे सवाल पे जवाब एग्जैक्टली पूरी बात सुन ले जी, सुन ले पूरी बात। बिलावल भुट्टो की ज़रदारी की सीवी पे ये लिखा है कि मैं जी बस एक खानदान से हूँ, जिंदगी में उसने 1 रुपया नहीं कमाया, कोई काम नहीं किया, उसको फ्री में चेयरमैनशिप मिल गई, ठीक है, पाकिस्तान की। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत का हाल है। और इनकी हिम्मत देखो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को तड़िया दे रहे हैं कि अगर ये ना हुआ, अगर वो ना हुआ, अगर ये ना हुआ। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई आईन नहीं है, खुली बदमाशी है। आपका कॉलीग था नाजिम जोखियो, आपका कॉलीग था अजीज नेमर, आपका मैं जरा अली बदर की तरफ जाऊं। वैसे मैम, पीपल्स पार्टी में हाल वाहिद जमात है जिसने अपने चेयरमैन से हटके लोगों को वजीर आजम बनाया, वर्कर्स को सेनेटर बनाया। लेकिन अली बदर साहब, जो मैम बात कर रही हैं और जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ वो ये है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में जितनी बढ़ गई है, क्या कहते हैं, सफोकेशन आ गई है, जितनी पॉल्यूशन बढ़ गई है, उसमें पीपल्स पार्टी का रोल होना चाहिए था कि थोड़ा सा सॉफ्टन होता और मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाते। बिलावल साहब भी उसी डगर पे चल के उसी तरह की धमकियां दे रहे हैं, एग्रेसिव हो गए हैं। देखिए राना साहब, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देखें, आज जो पाकिस्तान के अंदर 11 पार्टियां इकट्ठी होकर एक प्लेटफॉर्म में है, ये पीपल्स पार्टी ने पोलराइजेशन को कम किया है। अदरवाइज खान साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी यहाँ पे एक दूसरे की लान तान और गिरेबान की सियासत को बढ़ाने में। उन्होंने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, जैसे डिप्लोमेसी का, इकोनॉमी का निकाला, मुल्क का निकाला, अवाम का निकाला। IMF के पास जाके जो एग्रीमेंट किया, इस हुकूमत को भी उसकी पासदारी करनी पड़ी तो है। पीपल्स पार्टी 4 दफा गई है अपने दौरे इख्तियार में। देखिए कि बिलावल, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप 4 दफा IMF के पास गए अपने हुकूमत के दौरान। देखिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करके गवर्नमेंट में इकट्ठा किया हुआ है। अगर एक कोई पार्टी बाहर रह गई है, उसका PTI नाम है। और PTI के अंदर देखेंगे, खान साहब जब वजीर आजम थे उस टाइम पे भी अनकंडीशनल सपोर्ट जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने कही, जब ये असेंबली में आए थे। और उसके बाद भी कई दफा मुख्तलिफ पार्टियों ने कहा कि आए बैठ के बात करते हैं, लेकिन खान साहब में लचक नहीं थी, क्योंकि सियासी आदमी नहीं है, सियासी शऊर नहीं रखते, लचक नहीं है। ठीक है, अगर लचक होती तो उस टाइम पे टेबल पे बैठ के मामला करते और शानदाना उस टाइम पे बैठे होते डायलॉग के जरिए, तो शायद गवर्नमेंट से भी बाहर ना होते। शानदाना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि जरदारी साहब ने ऑन फ्लोर कहा था कि भाई जहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आए मैं हाजिर हूँ। बल्कि उन्होंने तो यह कहा था कि आप अभी सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो एक अच्छा मौका था आप लोगों को सीखने का, बगैर पैसों की ट्यूशन मिल रही थी।
अल्लाह करे जी कि पीपल्स पार्टी की और जुदारी साहब के सिखावे से तो पूरा पाकिस्तान बचा रहे। ये वो पार्टी है, ये वो लोग हैं, इंक्लूडिंग बिलावल साहिब, इंक्लूडिंग इनकी मिनिस्टर साहिबा जो आजकल बड़े बड़के मारती हैं कि मैंने FATF करके दिया है। FATF का बिल, पाकिस्तान की बका का बिल वाज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और सब लोग टाटा बाय बाय करके चले गए कि NRO 2 नहीं मिल रहा था। तो ये किसको सिखा रहे हैं जमहूरियत, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, पिक्चर्स हैं उसकी। तो माजरत के साथ प्लीज अपनी तालीम, अपनी नॉलेज अपने तक ही रखे और जो सिंध का हाल कर दिया वो अल्लाह बाकी पाकिस्तान उसको बचाए। अली बदर, सिंध का क्या हाल है? वहाँ पे सुना है बड़ी Seriously. मुश्किलात हाल की हैं बात सैलाब ये है कि ज़दगान की। जो खान साहब ने तोशाखाना से गाड़ियां लेके माशाल्लाह मुल्क का किया है, जो भैंसे और मर्सिडीजें बेची थी, गाड़ियां बेची थी सरकारी खजाने से, वही उसी तरह सिंध चल रहा है। ये सिंध के ऊपर बात करने से पहले अपने गिरेबान में सारे लोग झांक के देखें। इनको, इन लोगों में, खान साहब और इनकी टीम में ना तो काबिलियत थी ना अहलियत थी। जो पहले 8 माह कहते रहे कि 200 बंदों की इकोनॉमिक टीम है और यहाँ पे मुल्क का इकोनॉमी बैठा दी, और उसके बाद 8 महीने 10 महीने बाद जाके मुर्गा बन के इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया IMF के पास जाके, और उसके अंदर तबाही फेर दी इन्होंने इकोनॉमी की। डिप्लोमेसी का वो हाल किया कि अमेरिका, चाइना, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, बहुत शुक्रिया, यूरोपीय यूनियन, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शानदाना क्योंकि साहिबा, बिल्कुल अली मेरा बदर। दिल नहीं कर रहा था कि इस आर्ग्यूमेंट से मैं बाहर अच्छा, निकलूं, वैसे लेकिन मैं निकलना आप पड़ा था। दो चीजें करके ना आप फिर ब्रेक लीजिएगा जी। कि ये जो तोशा खाना वाला मामला हाँ है ना, जी। इसका बड़ा दिलचस्प ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 75 तोहफे लिए थे और नवाज शरीफ साहब ने भी लिए, और एक वजीर आजम ने 1265 तोहफे निकाले। हाँ। और वो लेके वो मुल्क से वो थे ही नहीं हमने अपने पाकिस्तानी। प्रोग्राम में भी यही बात की ये हुई है ना की कि थी। भाई उन्होंने अगर ले लिया तो इतना ज्यादा लेकिन बढ़ावा क्यों मेरी किया एक जा बात रहा है, है? वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, मैं ये समझता हूँ कि जो रियासत को रियासत तोहफे देती है वो रियासत की में ही अमानत रहने है। चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि आप 20%, 50% हाँ। दे के ले लें और अपनी मर्जी से बेच दें। भाई वो बेच के उसके पैसे कौमी खजाने में आने चाहिए, क्योंकि जो तोहफा मिलता है वो रियासत के लिए रियासत मिलता के है। मिलता है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, जैसा कि बोलबाला जिसे कहते हैं ना वो हो रहा है आजकल फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। दिलचस्प मुकाबले जारी हैं और नीदरलैंड ने सेनेगाल को भी शिकस्त दी है। सर, मेरा तो सुनते साथ ही मुझे ना कुछ होना शुरू हो जाता है। और अरबी क्योंकि मेरे दिल के बड़े करीब है, इसके अंदर वैसे कतर में हो रहा है और इस सॉन्ग को आपने पूरा सुना, उसके अंदर अरबी भी है तो मुझे बड़ा मज़ा आ जाता है। अभी मत कहें मुझे, क्योंकि मेरी तो वैसे नब्ज़ें हिलना शुरू हो जाती है सुन के। अच्छा नहीं, लेकिन देखें इस फीफा वर्ल्ड कप में ना जो एक तारीखी काम किया, इसमें 2-3 चीजें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो जो तहजीबों का मुकाबला है ना, वो बड़ा क्लियर कमाल है सर, कमाल। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ कतर की इंतजामिया इंतजामिया को। को कि जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरह उन्होंने अपने नॉर्म्स के ऊपर खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि हम ये 15-20 दिन के लिए अपनी इखलाकियात तो नहीं बदल सकते Exactly. और वैसे भी जो जिन लोगों को ये शौक है जो वो बियर पी के और ये पी के वो मैच पी देखते के हैं, तो और मतलब पी के तुम गिरे पड़े हो तो तुम्हें ये हाँ, नहीं सही पता बात है कि चलता क्या हो रहा है कि कि गोल गोल इटली हुआ कर है रहा है कि कि फ्रांस कर रहे हैं। फायदा क्या फुटबॉल अच्छा देखने का? 3 घंटे अगर आप सर्वाइव कर जाएंगे तो आप मरेंगे नहीं, मौत नहीं कुछ पै नहीं जाती, होगा। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ को मौत नहीं पैदी, मौत नहीं कि पै खुशी जाएगी। जनाब। फिर दूसरी चीज देखें, जो इस तकरीब का आगाज था ना, ओहो it was सर, very क्या impressive। खूबसूरत। यस हम कहीं ना कहीं मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, सर, हम इसको लोग, लेकर कंट्रोवर्सी भी बड़ी चल रही मैं है। बता रहा हूँ ना कि हमारे अंदर ना कॉम्प्लेक्स बड़े हैं। हम ऐसा, कुवैत ने उन तमाम हाँ। कॉम्प्लेक्सेस को ठुड्डा मारा और कतर ने, और ठुड्डा मार के उन्होंने कहा कि जो हमारी शनाख्त ओ है, यस सर, जो जिससे हमें इज्जत और मुकाम मिल रहा है, मुझे अरबों के साथ कोई इतना कोई खुशफहमी नहीं है जो माजी में जो कुछ वो करते रहे अपनी जगह ठीक है पर ना? है, लेकिन सर कहीं ना कहीं तो दिखाने, क्योंकि देखिए लेकिन- वर्ल्ड फेमस एक Yes. पूरा एक इवेंट है, अच्छा खासा नजरें लगी हुई होती हैं। और आप इमेजिन करें, मैंने तो ये भी सुना कि बहुत से लोगों ने जाकिर नाइक को सुनने के बाद इस्लाम भी कबूल अच्छा, किया है। मेरा ये मुझे ख्याल नहीं है पता किया क्योंकि होगा। कॉन्ट्रोवर्सीज हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये बातें भी सुनने में आ रही किया हैं। होगा। तो सो कि वो हमारे, हम बींगा मुस्लिम जब ये बातें सुनते हैं तो हमारे अंदर का जो वो मुस्लिम है ना, वो जाग जाता है और अच्छा, खुशी होती है। लेकिन ये कि हमें ना सब इन बातों को सुन के जोश में आने के बजाय थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाए, हाँ। जैसे कतर ने साबित किया, वो उन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया Practically साबित कि वो किया। इस्लाम को उनके लिए एक अरब- बाइस अरब फख्र ममालिक है वो। है, ठीक है ना। और जिस तरह उन्होंने आगाज किया कुरान पाक की आयात से, उन्होंने जो बाहमी मोहब्बत और इंसानियत के रिश्ते हैं बर्दाश्त का वो उन्होंने उसका वो किया। फिर दूसरी चीज ये,
अब आ जाए जरा इसके मुआशी पहलू की तरफ। हमारा ये जितना खर्चा हुआ है ना इनका, एग्जैक्टली नाज़रीन, ये गौर से सुनने वाली बात है क्योंकि मुझे राना साहब ने पहले बताया और मैं बस हिल गई है सुन के। आप अंदाज़ा करें कि जो इससे इनकम होगी ना कतर को, वो उतनी है जितनी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। $8.25 अरब का तो सिर्फ तखमीना है कि ये उन्हें बचने हैं। माशाल्लाह। तो अंदाजा करें कि इसका जो खर्चा है टोटल, उसमें पहले 12 टीमें 16 टीमें थी, हाँ जी है 64 वक्ता पे ऐसी वाले हैं सर। है और आप कहीं भी इसकी मकबूलियत नहीं कम होते हुए देखेंगे। फीफा तो ऐसा है कि लोग तो 1 साल पहले उसकी टिकट्स को कहते हैं कि किसी तरीके से बुक करवा के हम ले दें, इतना बड़ा इवेंट होता है अच्छा, इसका। फिर दूसरी चीज़ ये है कि फीफा की खूबसूरती जो है ना, वो ये है कि जब आप ग्राउंड में जाते हैं उसकी जो इन्वायरमेंट है मैच की, वो देखने वाली है। लेकिन कल जब ईरानी टीम ने उनका कौमी तराना हुआ तो उन्होंने पढ़ने के बजाय खामोशी इख्तियार की, एहतिजाजन अपनी हुकूमत के खिलाफ, उनकी इंसानी जो हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं उनके खिलाफ। मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल है, उनकी मर्जी है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर नहीं करना बैठकर ये गलत मेरा बात ख्याल है। है बीइंग नेशनलिस्ट में तो यही समझता होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा मिड डे शो आज का। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तमाम तर तफसीलात 1 बजे तक जो कुछ हो चुका होगा और आने वाले दिन में पूरा क्या होगा वो अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।